हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026। इसके बारे में काफी डिटेल चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो नीति का नाम है राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026। हमारे मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, उनकी अध्यक्षता में 25 फरवरी 2026 को इस नीति को मंजूरी दी गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य हमारे राजस्थान में केवल सरकारी एजेंसियों जैसे हमारे रिक्को पर निर्भर रहने की बजाय निजी क्षेत्र में प्राइवेट डेवलपर्स को विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना था। तो इसमें हमारे क्या नॉर्मली औद्योगिक पार्क कौन विकसित करता था? रिक्को। लेकिन राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति आने के बाद रिक्को के अलावा कोई भी हमारे निजी क्षेत्र का विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क विकसित कर सकता। और ये नीति हमारे 31 मार्च, कब तक? 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। अब इसके अंदर हम पार्कों का वर्गीकरण देखें, क्लासिफिकेशन देखें। तो नीति के तहत औद्योगिक पार्कों को उनके आकार के अनुसार औद्योगिक पार्कों को उनके आकार के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। और वो कौन कौन से? पहले होते हमारे लार्ज पार्क, जिनकी बात करें तो 10 एकड़ से 50 एकड़ तक की भूमि पर विकसित किए जाएंगे हमारे लार्ज पार्क। फिर मेगा पार्क की बात करें तो हमारे 50 एकड़ से 100 एकड़ की भूमि पर विकसित किए जाएंगे हमारे मेगा पार्क। और फिर अल्ट्रा मेगा पार्क की बात करें तो 100 एकड़ से अधिक विशाल भूमि पर हमारे पार्क विकसित किए जाएंगे, जो हमारे कौन से औद्योगिक पार्क। तो हमारे उनके आकार के आधार पर उन्हें 3 भागों में बांटा गया था, एक हमारा लार्ज पार्क, एक मेगा पार्क और एक अल्ट्रा मेगा पार्क। फिर बात करेंगे मतलब इसकी पात्रता न्यूनतम निवेश शर्तों की बात करें तो कोई भी कंपनी या डेवलपर तभी पार्क बना सकता है जब वो कुछ शर्तें हैं उनकी पूरी करता है। तो कौन कौन सी शर्तें हैं जिनको वो पूरी करेगा तभी वह पार्क बना सकता है। तो कोई भी कंपनी या फिर डेवलपर पार्क बना सकता है। इसमें पहली शर्त आती है न्यूनतम निवेश की। तो लार्ज पार्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम से कम 15 से 25 करोड़ का निवेश किया जाना चाहिए। कितना? हमारे लार्ज पार्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम से कम कितना? 15 से 25 करोड़ का निवेश होना चाहिए। मेगा पार्क पर न्यूनतम 50 करोड़ का और अल्ट्रा मेगा पार्क पर न्यूनतम 100 करोड़ का निवेश होना चाहिए। आप इसे याद रखेंगे। लार्ज पार्क के लिए तो हमारे 15 से 25 करोड़, मेगा पार्क पर न्यूनतम 50 करोड़ और अल्ट्रा मेगा पार्क पर न्यूनतम कितना? 100 करोड़ का निवेश किया जाना चाहिए। फिर जमीन के स्वामित्व की बात करें तो डेवलपर के पास विवाद मुक्त या डेवलपर के पास विवाद मुक्त जमीन या कम से कम 30 साल की लीज होनी ही चाहिए। डेवलपर के पास क्या होनी चाहिए? विवाद मुक्त भूमि होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए, साथ ही साथ क्या? कम से कम 30 साल की लीज होनी चाहिए जमीन की। जमीन के बंटवारे की बात करें तो कुल जमीन का कम से कम 60% हिस्सा या कुल जमीन जितनी भी उसके पास है डेवलपर के पास या कंपनी के पास, उसका कम से कम 60% हिस्सा केवल कारखाने मतलब फैक्ट्री लगाने के लिए ही देना होगा। कितना? कम से कम 60% हिस्सा केवल फैक्ट्री या कारखाना लगाने के लिए देना होगा। बाकी 40% जमीनों पर सड़कें, पार्क, कॉमन सुविधाएं, बैंक, होटल ये सब किया जा सकता है, लेकिन 40% से ज्यादा नहीं। आप इसे याद रखेंगे, जमीन का बंटवारा इस प्रकार से होगा। फिर सड़कों की चौड़ाई की बात करें तो ट्रकों और बड़े वाहनों की सुचारू आवाजाही के लिए क्या ट्रकों और बड़े वाहनों की सुचारू आवाजाही के लिए पार्क की मुख्य सड़क न्यूनतम 60 फीट की होनी चाहिए। इससे छोटी सड़क नहीं होनी चाहिए। जो मुख्य सड़क होगी कम से कम 60 फीट चौड़ी होनी चाहिए। फिर बात करें यदि कोई भी कंपनी या फिर डेवलपर ऐसा करता मतलब औद्योगिक पार्क लगाने की बात करता है तो सरकार के द्वारा उसको कौन कौन से लाभ दिए जाएंगे। तो निजी डेवलपर्स को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार भारी छूट दे रही है। बात करें कौन कौन सी छूट है। सबसे पहले आता है कैपिटल सब्सिडी मतलब पूंजीगत अनुदान की बात करें तो पहले 10 पार्क डेवलपर्स होंगे। कौन? पहले जो 10 पार्क डेवलपर्स होंगे उनको बुनियादी ढांचा बनाने में जैसे सड़कें, बिजली, ग्रिड, इन पर आने वाला जो खर्चा होगा उसका हिस्सा कौन देगी? सरकार देगी। पर आने वाले खर्चे का भारी हिस्सा कौन देगी? सरकार देगी। जिसमें 100 एकड़ तक के पार्क के लिए अधिकतम 20 करोड़ रुपए, 100 से 250 एकड़ तक के लिए अधिकतम 30 करोड़ रुपए और 250 एकड़ से ज्यादा के लिए कितना? 40 करोड़ रुपए पूंजीगत अनुदान मतलब कैपिटल सब्सिडी कौन देगी? सरकार देगी। लेकिन ये किसको देगी? केवल फर्स्ट पहले 10 डेवलपर को ही देगी, उसके बाद वालों को नहीं देगी। तो स्टाम्प और कन्वर्जन ड्यूटी की बात करें तो जमीन खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी और कृषि भूमि को औद्योगिक भूमि में बदलने पर 100% की छूट होगी। ना तो 100% की छूट किन किन मामलों में दी गई है? स्टाम्प ड्यूटी में। स्टाम्प पे 100% छूट नहीं है, बल्कि स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प कर लगता है, उस पे 100% की छूट। और कृषि भूमि को यदि औद्योगिक भूमि में बदला जा रहा है तो वो लैंड कन्वर्जन पर 100% की छूट होगी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी या विद्युत शुल्क की बात करें तो उत्पादन शुरू होने के शुरुआती 5 से 7 वर्षों तक या उत्पादन शुरू होने के 5 से 7 वर्षों तक बिजली कर पर 100% की छूट मिलेगी। कितनी? 100% की छूट मिलेगी हमारे विद्युत शुल्क में। एसजीएसटी रिफंड की बात करें तो पार्क में फैक्ट्री लगाने वाले नए उद्यमियों के पार्क में फैक्ट्री लगाने वाले नए उद्यमियों को 7 साल तक
उनके द्वारा चुकाए गए राज्य जीएसटी का 75% रिफंड कर दिया जाएगा। कितना? 75% रिफंड कर दिया जाएगा। किसका? एसजीएसटी का 75% रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये हमने कुछ प्रावधान देखे जो हमारे क्या कंपनी या डेवलपर है उनको सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। तो पर्यावरण और हरित ऊर्जा की बात करें तो ग्रीन एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि औद्योगिक विकास से पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। जो औद्योगिक विकास किया जाएगा उससे पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके लिए आता है प्रदूषण नियंत्रण मतलब ZLD या CETP। तो पार्कों में गंदे पानी को साफ करने के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट CETP लगाना अनिवार्य है। आप इसे याद रखें, पार्कों में गंदे पानी को साफ करने के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ये लगाना अनिवार्य है। और इसके लिए सरकार खर्च का आधा मतलब 50% और अधिकतम 12.5 करोड़ रुपए अपनी तरफ से देगी। कितने? 12.5 करोड़ रुपए और अधिकतम कितने? 50%। कौन देगी? सरकार देगी। जो दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो देगी। फिर जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जिसे ZLD है उसको अपनाना होगा। तो जो बड़े बड़े पार्क है यदि उनसे कोई भी लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है तो कैसा होना चाहिए? जीरो लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है मतलब उसको ट्रीट करने के बाद ही डिस्चार्ज किया जाना जरूरी है। यानी पानी बाहर नहीं बहेगा बल्कि क्या होगा? पानी को रिसाइकिल करना पड़ेगा। जिसे ZLD या जीरो लिक्विड डिस्चार्ज कहते हैं। पानी बाहर नहीं बहेगा, पानी को पूरी की तरह क्या करना पड़ेगा? रिसाइकिल करना पड़ेगा। फिर ग्रीन ऊर्जा बोनस की बात करें। किसकी ग्रीन ऊर्जा बोनस की बात करें तो जो पार्क अपनी जरूरत की 30% बिजली सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा से पैदा करेंगे उन्हें सरकार से 2% अतिरिक्त बोनस या फिर तकनीकी मदद मिलेगी। तो 2% अतिरिक्त बोनस और तकनीकी मदद किनको मिलेगी? जो पार्क अपनी जरूरत की 30% बिजली सौर या पवन ऊर्जा से पैदा करेंगे उन्हें देगी कौन? ग्रीन ऊर्जा बोनस के रूप में 2% अतिरिक्त बोनस और हमारी तकनीकी मदद मिलेगी। फिर बात करें रिको के साथ भी पार्टनरशिप की जा सकती है जिसे PPP या जॉइंट वेंचर मॉडल भी कहते हैं। तो नीति के तहत 4 मॉडल बनाए गए हैं। कितने? ABCOD 4 मॉडल बनाए गए हैं नीति के तहत। यदि किसी निजी जमीन मालिक के पास पैसा या तकनीकी ज्ञान नहीं है, यदि वो निजी जमीन मालिक है उसके पास जमीन तो है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है और तकनीकी ज्ञान भी नहीं है, तो वह मॉडल डी को अपना सकता है। कौन से? मॉडल डी को अपना सकता है। बात करें मॉडल डी कैसे काम करेगा तो निजी व्यक्ति अपनी जमीन देगा, सरकारी एजेंसी जैसे हमारी रिक्को है उस पर सड़क बिजली पानी जैसी सुविधाएं अपने पैसे से विकसित करेगी। कौन? सड़क बिजली पानी जैसी जो सुविधा होती है हमारे रिक्को जैसी एजेंसियां ये अपने पैसे से विकसित करेगी। फिर बात करें मुनाफे की तो मुनाफे का क्या होगा? बंटवारा होगा। पार्क के भूखंड बिकने जो पार्क का भूखंड बिकने और लीज पर उठाने पर जो भी पैसा आएगा उसे जमीन मालिक और रिक्को के बीच में तय अनुपात में बांटा जाएगा। जैसे 50-50 में 60-40 में इस तरह के किसी एक फिक्स अनुपात में बांटा जाएगा। फायदे की बात करें तो इस पार्टनरशिप से पार्क को सरकारी ब्रांडिंग मिलेगी जिससे बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां आसानी से यहाँ के निवेश करने के लिए आकर्षित होगी। और प्रशासनिक मंजूरियां तो जल्दी से जल्दी मिल ही जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें खुद सरकार इन्वॉल्व है, इसी वजह से यहाँ पे प्रशासनिक मंजूरियां मिलने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर प्रशासनिक सरलीकरण की बात करें। किसकी? प्रशासनिक सरलीकरण की बात करें तो इसमें हमारा सिंगल विंडो सिस्टम अपनाया गया है। क्या? सिंगल विंडो सिस्टम अपनाया गया है। डेवलपर्स को अलग अलग विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सभी मंजूरियां राज निवेश पोर्टल या BIP जो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टल के प्रमोशन के जरिए 30 दिन के अंदर ऑनलाइन मिल जाएगी। जो हमारी जितनी भी मंजूरियां हैं वो हमारे किसके जरिए? दो तरीके हैं, एक हमारे क्या BIP मतलब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन या फिर हमारे क्या राज निवेश पोर्टल, इनके जरिए 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन मिल जाएगी। फिर प्लॉट आवंटन की आजादी की बात करें तो पार्क बनाने के लिए निजी डेवलपर अपनी मर्जी और व्यावसायिक शर्तों पर जो हमारे क्या जो पार्क बनाने के लिए निजी डेवलपर्स है अपनी मर्जी और व्यावसायिक शर्तों पर देश विदेश के किसी भी उद्योगपति को जमीन या बनी बनाई फैक्ट्री बेचने या लीज देने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा। ऐसा नहीं कि केवल इसी देश के जो नागरिक होंगे उनको देंगे। तो हमारे डेवलपर क्या कर सकते हैं? विदेशी मतलब देश और विदेश दोनों में से किसी भी उद्योगपति को जमीन भी दे सकते हैं या फिर बनी बनाई फैक्ट्री मतलब प्लग एंड प्ले मतलब फैक्ट्री बनी बनाई है तो बनी बनाई फैक्ट्री भी दे सकते हैं या लीज पे भी देने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र, सरकार किसी भी तरह की रोक नहीं लगाएगी। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के बारे में काफी डिटेल से जाना। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।